तो नमस्कार, मैं विजेंद्र वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा मेंडल की सफलता के कारण मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना, और आज हम बात करने वाले हैं आनुवांशिकी शब्दावली के बारे में। क्या है आज का हमारा टॉपिक? आनुवांशिकी शब्दावली। आइए आज हम बात करते हैं आनुवांशिकी शब्दावली। देखिए, एक एक शब्दावली हम यहां पढ़ेंगे, पहले सुने उसके बाद में लिखें। देखो, मेंडल ने अपने प्रयोग किए आनुवांशिकता संबंधी। ये प्रयोग करते समय कुछ शब्दों का यूज किया, उपयोग किया, उसको कहते हैं आनुवांशिकी शब्दावली। सबसे पहले जो था वो नंबर 1 पे आता है जीन। जीन किसे कहते हैं? वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, क्या कहलाता है? जीन। देखिए, वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, उसे जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। याद रखना, देखो मेंडल ने जीन को, है ना, जीन को कारक कहा था। मेंडल ने क्या कहा था? इस जीन को कारक। वो कारक, देखो, वह कारक जो एक लक्षण को नियंत्रित करता है। हमने पढ़ा भी है कि एक लक्षण के लिए एक जीन होता है, तो उस जीन को क्या कहेंगे? वह जीन, वह लक्षण या वह कारक जो एक लक्षण को नियंत्रित करता है, उसी को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। मेंडल ने इस जीन को कारक कहा था, और इसी कारक को जोहानसन ने, किसने? जोहानसन ने जीन कहा। फिर से सुनिए, वह कारक जो एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहते हैं, और मेंडल ने इस जीन को कारक कहा, और इस कारक को जोहानसन ने जीन कहा। क्या कहा? जीन कहा। नेक्स्ट नंबर 2 पे आता है युग्म विकल्पी। ध्यान से सुनना, युग्म विकल्पी किसे कहते हैं? किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को, किसी, दोबारा से सुनना, किसी एक लक्षण को, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। फिर से सुना, देखो, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले, लक्षण को नियंत्रित कौन करता है? जीन। लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप होते हैं। अब दो विपर्यासी स्वरूप कौन से होते हैं? एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूं, जैसे पादप की ऊंचाई की मैं बात करूं, किसकी? ऊंचाई को। तो ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले एक जीन के दो स्वरूप होते हैं। कौन कौन से? कैपिटल टी और स्मॉल टी, लंबा और बौना। समझ में आया होगा? फिर से देखिए एक बार, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे ऊंचाई, पादप की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले जीन के दो युग्म विकल्पी कौन कौन से हैं? युग्म विकल्पी स्वरूप, विपर्यासी स्वरूप कौन से हैं? कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है। नेक्स्ट आता है समयुग्मजी। दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसको मिटा देता हूं। समयुग्मजी,
थर्ड नंबर पे आता है समयुग्मजी। और फोर्थ नंबर पे आएगा, पहले लिख देता हूं मैं, विषमयुग्मजी। एक साथ अपन पढ़ लेते हैं इनको। समयुग्मजी किसे कहते हैं, विषमयुग्मजी किसे कहते हैं? जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान हो। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी कैसे हो, समान हो। दोनों युग्म विकल्पी, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान हो तो उसे क्या कहेंगे, बोलिए, समयुग्मजी। फिर से सुनना, अभी एग्जाम्पल की बात करेंगे कि जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाला, लक्षण को नियंत्रित कौन करता है, जीन, और एक जीन के कितने युग्म विकल्पी होते हैं, 2। फिर से सुना एक बार, किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन लक्षण को नियंत्रित करता है और उसके युग्म विकल्पी कितने होते हैं, 2। अगर ये दोनों युग्म विकल्पी, अभी हमने पढ़ा था 2 विप्रियासी लक्षण थे वो, ठीक है ना। ये युग्म विकल्पी की बात कर रहा हूं, दोनों युग्म विकल्पी समान हो, एक ही विप्रियासी लक्षण के दोनों युग्म विकल्पी समान हो, एक जीन को नियंत्रित करने वाले, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान हो। 2 युग्म विकल्पी जैसे अपन ये कहें कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या है, बोलिए, दोनों युग्म विकल्पी समान है, तो इसको क्या कहेंगे, समयुग्मजी। और जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान में होकर क्या हो, भिन्न हो। कैसे हो, भिन्न हो, तो उसको क्या कहेंगे, बोलिए, विषमयुग्मजी कहेंगे। क्या कहेंगे, विषमयुग्मजी। और विषमयुग्मजी के लिए फिर से बता रहा हूं मैं, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विकल्प होते हैं, कितने विकल्प, 2 विकल्प होते हैं, और दोनों समान हो तो वो क्या होता है, समयुग्मजी। और दोनों अलग अलग हो तो वो क्या होंगे, विषमयुग्मजी। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, बताओ क्या है ये, समयुग्मजी या विषमयुग्मजी, विषमयुग्मजी है। तो समझ में आया होगा, इसको कहते हैं समयुग्मजी और इनको कहते हैं विषमयुग्मजी, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप की, दोनों एक साथ में बात बता रहा हूं यहाँ पे। लक्षण प्ररूप किसे कहते हैं, जीन प्ररूप किसे कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप अनुपात में, या लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप में अंतर लिखिए। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं, 4-5 पढ़ चुके अपन। नेक्स्ट आता है लक्षण प्ररूप, और उसके नेक्स्ट बात करेंगे अपन जीन प्ररूप। लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप, ठीक है ना। 4 हो गया, 4। ये 5 नंबर पे आता है और ये 6 नंबर पे। लक्षण प्ररूप किसे कहेंगे, जीन प्ररूप किसे कहेंगे, ध्यान से सुनना। किसी जीव की बाह्य प्रतीति को, किसी जीव की बाह्य प्रतीति को क्या कहते हैं, लक्षण प्ररूप कहते हैं। किसी जीव की आनुवंशिकी रचना को क्या कहते हैं, बोलिए, जीन प्ररूप कहते हैं। फिर से एक बार बता रहा हूं आपको, किसी जीव की बाह्य प्रतीति को क्या कहते हैं, लक्षण प्ररूप कहते हैं। जैसे लंबे पौधे, अब लंबे पौधे कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के हो सकते हैं। देखो,
कैपिटल टी ये क्या है, लंबा है ये भी, और कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी लंबा है। लेकिन ये कैसा है, ये है समयुग्मजी लंबा। कैसा बोलिए, समयुग्मजी लंबा। और ये कैसा है, ये है विषमयुग्मजी लंबा। किसी जीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्ररूप कहते हैं। जैसे पौधे, लंबे पौधे के दो विकल्प हैं, अरे दो लक्षण प्ररूप है, दो प्रकार के। अपन ये कहेंगे इसके समयुग्मजी ये भी लंबा है, विषमयुग्मजी ये भी लंबा है, ठीक है ना। इसको काउंट किस में करेंगे अपन, लंबे में काउंट करेंगे। लेकिन जब जीन प्ररूप निकालते हैं इसका, तो ध्यान रखना ये अलग होता है, ये अलग होता है। लेकिन लक्षण प्ररूप की बात करूं तो ये सारे, ये दोनों क्या है, ये लंबे ही हैं। लेकिन जब जीन प्ररूप की बात करते हैं, किसी जीव की आनुवांशिक रचना को क्या कहते हैं, जीन प्ररूप कहते हैं। यहां हम इन समयुग्मजी लंबा, विषमयुग्मजी लंबे शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहां किसका करेंगे, तो यहां अपन कहेंगे ये कैसा है, शुद्ध लंबा। या ये कैसा है, अशुद्ध लंबा। लंबा तो है लेकिन कैसा लंबा, ये अशुद्ध लंबा है। तो ध्यान रखना, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको परीक्षा में और ट्यूशन में भी मिलेंगे कि लक्षण प्ररूप किसे कहते हैं। किसी जीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्ररूप कहते हैं, और किसी जीव की आनुवांशिक रचना को जीन प्ररूप कहते हैं। तो ये थे लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप। नेक्स्ट में बात करता हूं, 6 हो गए प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। नेक्स्ट आता है नंबर 7 पे प्रभावी लक्षण, और 8 पे आता है अप्रभावी लक्षण। देखिए प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त होते हैं। वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं। ये क्या होती है F1 पीढ़ी, अभी वैसे हम पढ़ेंगे शब्दावली में भी, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देता हूं। ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये क्या है, लंबा, समयुग्मजी लंबा। ये समयुग्मजी बोना, ये दोनों ही क्या है, जनक। ये भी मैं बता देता हूं, इनको कहते हैं जनक। अभी जनक की परिभाषा भी हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ कैपिटल टी और यहाँ स्मॉल टी, ये क्या हो गए, ये हो गए युग्मक अर्धसूत्र विभाजन से। और जब इनमें क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। सारे कैसे हैं, बोलिए, लंबे हैं सारे। कैपिटल टी स्मॉल टी बनेंगे, इसका क्रॉस इसके साथ क्रॉस, इसका इसके साथ, सारे कैसे बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये क्या है, लंबा। कौन सा लक्षण प्रभावी, लंबा लक्षण प्रभावी, और बोना लक्षण अप्रभावी होता है। याद रखना, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त होते हैं या अभिव्यक्ति दर्शाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रभावी लक्षण। और वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं, अप्रभावी लक्षण। F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते, तो बताइए कौन सा प्रकट नहीं हुआ, ये लंबा प्रकट हुआ, बोना प्रकट हुआ, क्या F1 पीढ़ी में नहीं हुआ। तो अप्रभावी लक्षण कौन सा है, बोना। फिर से सुनना एक बार, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं वो कहलाते हैं प्रभावी लक्षण, जैसे लंबा। और वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अप्रभावी लक्षण। क्या कहलाते हैं, अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं, यहीं पे अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो है, कितने हो गए, 8। 9 नंबर पे आता है यहाँ पे एक संकर संकरण। देखो यहाँ हम एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण, बहुसंकर संकरण पढ़ेंगे। तो यहाँ हम 4 प्रकार में एक साथ लिख देता हूँ, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, एक संकर संकरण। ठीक है,
कितने हो गए? 8 हो गए। नंबर 9 पे बात करता हूं। एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण, बहुसंकर संकरण, कितने हो गए? 4 हो गए। कौन कौन से? एक संकर संकरण, द्विसंकरण संकरण और बहुसंकर संकरण। एक संकर संकरण किसे कहते हैं? देखिए सुनना, वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। देखिए, वह संकरण या ऐसा संकरण जिसमें, अपन ये भी लिख सकते हैं कि ऐसा संकरण जिसमें केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? एकल संकर संकरण। तो सुना, ऐसा संकरण जिसमें केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो उसको कहेंगे एकल संकर संकरण। जब दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो उसको कहेंगे द्विसंकर संकरण। ऐसा संकरण जिसके दौरान दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो उसको कहेंगे द्विसंकर संकरण। जब दो जोड़ी, अपन ये भी कह सकते हैं, देखो, ऐसा संकरण जिसमें एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, ये भी चलेगा इसमें। ऐसा संकरण या वह संकरण जिसमें एक जोड़ी, कितनी जोड़ी? एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो उसको कहेंगे एकल संकर संकरण। जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का, कितने जोड़ी? दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो उसको कहेंगे द्विसंकर संकरण। और जब तीन जोड़ी, कितनी जोड़ी? तीन जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो उसको कहेंगे त्रिसंकर संकरण। और बहुसंकर संकरण किसे कहेंगे? जब अनेक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन एक साथ किया जाता है। अनेक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन एक साथ किया जाता है, तो उसको कहेंगे बहुसंकर संकरण। कितना हो गए? 4 हो गए। एकल संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण और बहुसंकर संकरण। फिर से सुनना, जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो इसे कहते हैं एकल संकर संकरण। जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो इसे कहते हैं बहुसंकर संकरण। और जब तीन जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, जिसको कहते हैं त्रिसंकर संकरण। और अनेक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो इसे कहते हैं बहुसंकर संकरण। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 13 और 14 नंबर पे संकर पूर्वज और व्युत्क्रम संकरण। परीक्षण संकरण और संकर पूर्वज के बारे में। परीक्षण संकरण और संकर पूर्वज। तेरह नंबर पे आता है परीक्षण संकरण। और 14 पे आता है संकर पूर्वज। इसको पश्च संकरण भी कहते हैं। परीक्षण संकरण किसे कहते हैं और संकर पूर्वज किसे कहते हैं? परीक्षण संकरण और संकर पूर्वज। देखो, वह संकरण जिसमें, ध्यान से सुनना, वह संकरण जिसमें F1PD का संकरण, इसका F1PD का संकरण अप्रभावी जनक के साथ, किसके साथ? अप्रभावी जनक के साथ
कराया जाता है तो इसे क्या कहेंगे? बोलिए। परीक्षण संकरण। फिर से सुना, देखो, वह संकरण जिसमें, देखो मैं यहां लिख रहा हूं कैपिटल टी, ये प्रभावी लक्षण है, और स्मॉल टी ये बोना अप्रभावी लक्षण है, ये लंबा प्रभावी लक्षण है। जब इनके बीच में क्रॉस करवाते हैं, इनको कहते हैं जनक पीढ़ी। ठीक है। अब ये अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसमें ये बनता है युग्मक, और युग्मक में जब क्रॉस करवाते हैं अपन इनके चारों के बीच परस्पर, तो बनता है कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, देखिए ये F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है अपन को। कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई? F1 पीढ़ी। ये क्या कह रहा है कि वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण अप्रभावी जनक कौन सा है? कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कराया जाता है तो इसे क्या कहेंगे? बोलिए, क्या कहेंगे? परीक्षण संकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? परीक्षण संकरण। अब देखिए अपन करवाते हैं इसको एक बार। किस किस का करवाना है? कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ जब संकरण करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में देखो क्या प्राप्त, इसका जब वापस अर्धसूत्री विभाजन तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे क्या बनेंगे? स्मॉल टी। ठीक है। यहाँ पे जनक पीढ़ी ये है, ये पेरेंट्स युग्मक है। जब इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब बात करता हूं मैं यहाँ लक्षण पर रूप की। अभी हमने पढ़ा था लक्षण पर रूप ये क्या है? बोलिए, ये लंबे हैं और ये बौने हैं, तो हो गया कितना? 50% अनुपात 50%, यानी कि अपने ये कहेंगे 1:1। ये तो था लक्षण पर रूप। मैं बात करूं जीन पर रूप की, तो जीन पर रूप कैसे निकालेंगे? तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं? 2 हैं। अनुपात स्मॉल टी कितने हैं? ये भी 2 हैं, यानी कि 1:1। तो लक्षण पर रूप और जीन पर रूप दोनों ही क्या होंगे? समान होंगे। दोनों ही क्या होंगे? यहाँ पे समान होंगे। तो ये था परीक्षण संकरण। फिर से सुना, जब F1 पीढ़ी का संकरण इसके साथ अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो इसको कहते हैं परीक्षण संकरण। नेक्स्ट बात करते हैं अपन संकर पूर्वज या पश्च संकरण। देखिए, जब F1 पीढ़ी का संकरण या अपन कहें क्रॉस, जब F1 पीढ़ी का क्रॉस प्रभावी या अप्रभावी दोनों में से किसी एक के साथ करवाया जाता है। देखो F1 पीढ़ी का क्रॉस प्रभावी या अप्रभावी दोनों में से किसी एक के साथ कराया जाता है तो इसको क्या कहेंगे? संकर पूर्वज कहेंगे या पश्च संकरण कहेंगे। समझ में आया होगा? फिर से देखिए, F1 पीढ़ी का संकरण जब प्रभावी या अप्रभावी में से दोनों में से किसी एक के साथ करवाया जाता है तो उसको क्या कहेंगे? बोलिए। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस या कैपिटल टी के साथ करवा दो, या कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी के साथ करवा दो, किसी भी एक के साथ करवाया जाए तो इसको क्या कहेंगे? अपन संकर पूर्वज कहेंगे। क्या कहेंगे? संकर पूर्वज। ये देखिए, अभी जो एग्जाम हुई थी 2020 में, उसमें पूछा गया था, यहां से 4 नंबर के क्वेश्चन थे। देखो ये पूरा समझाना था इसको क्रॉस द्वारा और 4 नंबर के क्वेश्चन थे। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूं व्युत्क्रम संकरण की। व्युत्क्रम संकरण, देखिए व्युत्क्रम संकरण किसे कहते हैं? वह संकरण जिसमें एक पादप को नर मान लिया और दूसरे को मादा जनक के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखो ध्यान से सुना, वह संकरण जिसमें
यहां मैं मान लेता हूं ए पादप को, है ना, ए पादप को जिसको अपन कहते हैं कैपिटल टी को नर तथा बी पादप को, बी को मान लेता हूं स्मॉल टी को मादा के रूप में, किसके रूप में, मादा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ध्यान से सुना, देखो दो पादप हैं ए और बी, एक को नर के रूप में और बी को मादा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा दूसरे संकरण में, अब अपन दोबारा अगर बात करें तो इस ए पादप को क्या मान ले, मादा, और दूसरे बी को अपन क्या मान ले, नर। फिर से सुन बता रहा हूं, एक बार सुनिए। देखो पहले अपन ने जिसको नर माना था उसको दोबारा दूसरे संकरण में क्या मानेंगे, मादा, और जिसको हमने मादा माना था उसको दूसरे संकरण में क्या मान लेंगे, नर। ठीक है, तो ऐसे संकरण को क्या कहेंगे, इसको अपन क्या कहेंगे, व्युत्क्रम संकरण कहेंगे। फिर से सुना, देखो वह संकरण जिसमें ए पादप को नर तथा बी पादप को मादा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा दूसरे संकरण में ए पादप को मादा व बी पादप को नर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो उसे कहते हैं व्युत्क्रम संकरण। क्या कहते हैं, व्युत्क्रम संकरण। नेक्स्ट आता है जनक पीढ़ी, F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जनक पीढ़ी, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी। देखिए जनक पीढ़ी किसे कहते हैं, जनक मैंने अभी आपको बताया था, जनक पीढ़ी किसे कहेंगे, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण कराया जाता है उन्हें क्या कहेंगे, जनक पीढ़ी। क्या प्राप्त करने के लिए, संतति प्राप्त करने के लिए, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पादपों का संकरण कराया जाता है, संकरण कह सकते हैं या इसको अपन क्रॉस भी कह सकते हैं, क्रॉस कराया जाता है, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पादपों का क्रॉस कराया जाता है उन्हें कहते हैं अपन जनक। क्या कहते हैं, जनक पीढ़ी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं F1 पीढ़ी किसे कहेंगे। तो देखिए F1 पीढ़ी किसे कहेंगे कि जनकों के संकरण से प्राप्त, ये जब जनक हमने अभी बताया कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके संकरण से प्राप्त जो प्रथम बार जो पहली जो पीढ़ी प्राप्त होती है, जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को क्या कहेंगे, F1 पीढ़ी कहेंगे। और F1 पीढ़ी से प्राप्त संकर संतति को क्या कहेंगे, F1 पीढ़ी से प्राप्त जो संतति प्राप्त होती है F1 पीढ़ी के संकरण से, देखो इस F1 पीढ़ी के संकरण से जो है पीढ़ी संतति प्राप्त होती है उसको क्या कहेंगे, F2 पीढ़ी। क्या कहेंगे, F2 पीढ़ी। और लास्ट ये 18 हो चुकी हैं, और लास्ट में बात करता हूं 19 और 20 पे। लास्ट है एक संकर अनुपात, एक संकर अनुपात 18 नंबर पे, और 19 पे है द्विवी संकर अनुपात। किसे कहते हैं एक संकर अनुपात, एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को याद रखना, एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को एक संकर संकरण कहते हैं, और दो संकर संकरण से द्विवी संकर संकरण से जो अनुपात प्राप्त होता है उसको क्या कहेंगे, द्विवी संकर संकरण। किसका अनुपात, लक्षण अनुपात और जीन अनुपात जो हमें प्राप्त होता है वो एक संकर अनुपात, और दूसरे को क्या कहेंगे, द्विवी संकर अनुपात। तो आज हमने कंप्लीट 20 डेफिनेशन 20 शब्दावलियों के बारे में हमने पढ़ा। आप इनको एक बार नोटबुक में जरूर नोट करें। ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।